Bismillahirrahmanirrahim. Today our session is regarding career counseling. Why is career counseling needed? Why is it important? और what is career counseling? Career counseling होती क्या है? क्यों important है? किसके लिए है? Usually it is thought that career counseling is needed there or must be there for the students who are going to complete their studies. No, not at all. This is what should I say, what I learned that this is a misconception जी, कि हम आम तौर पे करियर काउंसलिंग उन बच्चों के लिए ये सेशंस रखते हैं या ये डिस्कशंस रखते हैं जो अपनी डिग्रीज कंप्लीट करने वाले हों या कर रहे हों या कर चुके हों। हालांकि what I learned from my seniors that career counseling must be there even from that junior schools। कि काउंसलिंग से मुराद मैं ये नहीं कह रहा कि जूनियर स्कूल के बच्चों की करियर काउंसलिंग होगी, नहीं, मुराद मेरी ये है कि भाई वहीं से ही एक माइंडसेट आप कह लें, प्लानिंग कह लें, आप उसके लिए कोई मैकेनिज़्म कह लें, कुछ स्ट्रेटजीज़ कह लें जो कि आपके करिकुलम का हिस्सा होंगी, आपके प्लान का हिस्सा होंगी, सेटल हो जानी चाहिए ताकि बच्चा आगे किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं आप, या उसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसका कंसंट्रेशन लेवल, उसकी एनर्जी, ठीक है, किन एरियाज़ में ज़्यादा बेफिटिंग होती है, किन एरियाज़ में नॉर्मल होती है, किन एरियाज़ में बिल्कुल भी नहीं होती। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। तो यहाँ मैं करियर काउंसलिंग से मुराद ये नहीं ले रहा कि हम जूनियर स्कूल के बच्चों को बिठा के उनकी करियर काउंसलिंग शुरू कर देंगे। यहाँ में आज का हमारा एक सेशन जनरलाइज्ड है। वी कैन से दैट इट कैन बी देयर फॉर स्टूडेंट्स, इट कैन बी देयर फॉर पेरेंट्स, इट कैन बी देयर फॉर टीचर्स, ठीक है। इट्स जनरलाइज्ड एक हम कोशिश करेंगे कुछ एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लें ताकि हर बंदा अपनी फील्ड, अपने लेवल या अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली उसको यूटिलाइज कर सके। फॉर एग्जांपल, if I'm a teacher, तो at first above all I must know about it that what is career counseling और why is it needed, कि ये career counseling होती क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत है। मुझे being a teacher पहले ये पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? Because I deal with certain number of students with different calibers, with different interests, ठीक है, with different mindsets, with different potentialities, with different concentration levels, with different capacities, ठीक है, या विद डिफरेंट एप्टीट्यूड्स। एक ह्यूज लंबी लिस्ट बन सकती है कि मैं जिन भी स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहा हूँ वो डिफरेंट माइंडसेट के हो सकते हैं, डिफरेंट कैलिबर के हो सकते हैं, उनका इंटरेस्ट, यानी एक लिस्ट बनाएं तो बहुत बड़ी एक लंबी लिस्ट बन सकती है जो हर बच्चे को दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ कर रही होती है। तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली उनके माइंड्स पे भी काम करना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं ख़ास तौर पे यहाँ बात कर रहा हूँ लैंग्वेज टीचर्स की, ठीक है, इवन साइंस टीचर मस्ट ऑल्सो नो अबाउट इट, वो भी यूज़ करेंगे। भाई मैं साइंस का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ तो वो साइंटिफिक एप्टीट्यूड मैंने डेवलप करना है, या साइंटिफिक एप्टीट्यूड चेक करना है, या साइंस की किस ब्रांच में एप्टीट्यूड या इंटरेस्ट ज़्यादा है वो चेक करना है। तो तब भी मेरे लिए ज़रूरी है जनरलाइज करूँ। लैंग्वेज टीचर है तो उसका तो बेसिकली काम ही यही होता है कि लैंग्वेज इज़ टू वर्क अपॉन द माइंड, ठीक है। लैंग्वेज का मतलब सिर्फ लैंग्वेज सिखानी नहीं होती बच्चे को। लैंग्वेज का मतलब ही क्या होता है? बच्चे के साथ थिंकिंग डेवलप करना, मेंटालिटी डेवलप करना, उसका इंटरेस्ट डेवलप करना, या जो ऑलरेडी इंटरेस्ट जिन चीज़ों में है उनको स्पॉट आउट करना, उनको ढूंढना, उनको पॉलिश करना, ठीक है, और उनको आगे फिर कोशिश करना कि ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्टिव मैनर डिसाइड हो जाए, कोई प्रिस्क्रिप्टिव पॉलिसी आ जाए जिसमें एक प्रिस्क्रिप्शन दे दी जाए ईदर टू द पेरेंट्स, ठीक है, और टू द चाइल्ड, बड़े लेवल पे जाके द चाइल्ड इज़ मैच्योर इनफ, क्लियर, और जनरली कि भाई एक कोई प्लेटफॉर्म पे ऐसा हो जिस पे उस बच्चे से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रिस्क्राइब हो जाए कि दैट व्हाट फील्ड दैट चाइल्ड शुड अडॉप्ट और एंटर इनटू। मिसाल से एक समझाऊँ, what I observed that usually that the students or the children are there जी, they choose for example medical sciences, ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे कि जो मुझे लगता है might be wrong, कि जो मुझे लगता है उनका वो एक डॉक्टर वाला एप्टीट्यूड ही नहीं है। यानी मैं किस सेंस में कह रहा हूँ डॉक्टर वाले एप्टीट्यूड से मुराद में क्या ले रहा हूँ कि क्या वो उनके अंदर वो टॉलरेंस लेवल है, वो पेशेंस लेवल है, ठीक है, या वो कैपेसिटी है। ये मिसाल मैं दूँ, ब्लड देखने की बर्दाश्त है उनके अंदर, ठीक है। जैसे यानी अगर सर्जन्स बनते हैं तो सर्जरी के लिए क्या उनका दिल इतना सख्त है कि वो किसी बंदे को काट सकें, ठीक है, या क्या वो उनके अंदर वो वाला एप्टीट्यूड है कि वो आधी रात को उठ के एमरजेंसी में किसी पेशेंट को जाकर ट्रीट कर सकें। इफ़ देयर स्लीप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू ऑल दीज थिंग्स, आई थिंक दैट पर्सन इज़ नॉट बिफिटिंग फॉर द प्रोफेशन ऑफ व्हाट जी मेडिकल साइंसेस,
ठीक। ऑन द अदर हैंड इफ सम चाइल्ड इज़ देयर जी विद अ डिज़ायर टू जॉइन फोर्सेस, मिसाल के तौर मैं कह रहा हूँ कि वहाँ एक डिसिप्लिन सिस्टम होता है, वो बच्चा उसका वो इतना डिसिप्लिन है ही नहीं, या उसके मिजाज में डिसिप्लिन नहीं है, या उसकी स्कूलिंग ऐसी नहीं हुई यहाँ जहाँ पे उसको डिसिप्लिन बनाया जाता, कोई बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। यानी इसमें हम कोई किसी बच्चे की कोई शख्सियत, ठीक है, या किसी बच्चे का कोई जेनेरिक आप कह लें, या कोई इनहेरिटेड कोई एलिमेंट, मैं ऐसी कतन कोई बात नहीं कर सकता। मैं अपने ऊपर लेके कह रहा हूँ, बीइंग अ टीचर हो सकता है मैंने उसको ग्रूम ही ऐसा किया है कि वो डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, मैं उसको ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं बना सका। अब वो अगर वो फोर्सेस ज्वाइन करना चाह रहा है तो दैट करियर इज़ नॉट सूटेबल फॉर हिम। तो मीन टू से कि करियर काउंसलिंग हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, या जो बच्चों के साथ लिंक्ड है। बच्चों के साथ लिंक मुराद में है यहाँ, आई ऑलवेज व्हेन एवर वी गो फॉर सर्टन सेशंस, ठीक है, मुझे मोस्टली पेरेंट्स ये डिमांड करते हैं कि जी हमारे लिए भी उसमें चीज़ें होनी चाहिए। तो ये पेरेंट्स के लिए भी एक चीज़ है, पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए ना कि उनके बच्चे का क्या एप्टीट्यूड है, ठीक है, या उनके बच्चे की कौन सी लाइन्स हैं, कौन से एरियाज़ हैं जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, जिनको फोकस किया जाना चाहिए और करियर को उनके साथ लिंक किया जाना चाहिए, या बच्चे के कौन से एरियाज़ हैं जो उसकी वीकनेसेस हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा उसकी वीकनेसेस को कवर करके ज़बरदस्ती उसको किसी करियर में ठूंसना है हमने, नहीं, उनको उनकी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करके मान के उनको या ठीक करने की कोशिश भी अगर करनी है तो मिनिमम करियर को उसके साथ लिंक नहीं करना चाहिए जो एरियाज उसके वीक हैं, क्योंकि फिर वो पूरा करियर जो है उसका, उसमें वो क्या अनकंफर्टेबल रहेगा। सो आवर्स टुडेज सेशन जी, करियर काउंसलिंग, ठीक है, व्हाई इज़ इट नीडेड? बिकॉज दैट इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ जी, ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ व्हाट शुड आई कॉल इट, दैट इवन पैशन जी, क्लियर, इवन एप्टीट्यूड जी, के बाद उसका कह दिया जाता है कि ये चीज़ मेरा पैशन है, लेकिन वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, इल्यूजन भी हो सकता है, ठीक है, या वो कोई कन्फ्यूजन भी हो सकती है। क्या मैंने अपना पहले एनालिसिस किया हुआ है कि मैं जिस चीज़ को अपना पैशन कह रहा हूँ क्या मैं उस पैशन के काबिल भी हूँ या नहीं हूँ? अब देखते हैं कि जी उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि जी कोई भी करियर चुनना है, ठीक है। एक तो वहाँ मैं वन बाय वन कह रहा हूँ, करियर चुनने से मुराद में क्या, वो ग्रेजुएट्स जो अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, और उसको मैं लेस इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। ज़्यादा हमारा आज के सेशन में फोकस किस पे होगा, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए, और मैं स्टूडेंट्स में भी ख़ास तौर पे किसको फोकस कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स और मैट्रिक के स्टूडेंट, 9th-10th के स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी मेरे हिसाब से अगर ये जूनियर स्कूल में नहीं भी है तो मिनिमम आके 9th ग्रेड से, ये ग्रेड 9 से स्टार्ट हो जाना चाहिए, ग्रेड 8 से 7 से स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली बच्चों की जजमेंट्स होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, ताकि वो अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन, जो वो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, जो वो डिसिप्लिन चूज़ करेंगे, या आगे उनके उस करियर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो इन्हीं 4-5-6 साल में अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। एक डिग्री लेने के बाद, मैं आसान मिसाल दूं, एफएससी या एफए या इंटरमीडिएट करने के बाद एक बच्चा डायरेक्टली फोर्सेस के लिए मिसाल के तौर पे अप्लाई कर रहा है, मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहा है, इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहा है, और वो सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो इसमें उस बच्चे का कसूर नहीं है, इसमें कसूर सिस्टम का है, इसमें कसूर पेरेंट्स का है कि हम हाउ कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ चाइल्ड हु जस्ट कंप्लीटेड हिज इंटरमीडिएट टू अपीयर इन सर्टन एग्जाम एंड रिमेन देयर सक्सेसफुल। ये एक मुझे ज़्यादती लग रही होती है। मेरे नज़दीक उस एग्ज़ाम में बच्चे को प्रिपेयर करवाने से पहले उसको, ठीक है, 3-4-6 साल उसको तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली एप्टीट्यूड डेवलप किया जाना चाहिए, उसकी कुछ स्किल्स पे काम किया जाना चाहिए, तब उस बच्चे को जाकर वो अगर वो टेस्ट में बैठेगा, एग्ज़ाम में बैठेगा, या इवन एग्ज़ाम पास करने के बाद भी वो करियर ज्वाइन भी करेगा तो वो उसमें सक्सेसफुल रहेगा, अदरवाइज इट वुड बिकम अ फेलियर जी। आपने देखे होंगे बहुत सारे डॉक्टर बन के भी, अनफॉर्चुनेटली जी, विद अपॉलॉजीज, ठीक है, डॉक्टर बन के भी दे कुडंट गेट द स्पिरिट ऑफ मेडिकल साइंस जी, द आर्ट ऑफ डॉक्टरिंग जी। इंजीनियर बन के भी, ठीक है, वो इंजीनियरिंग की जो ट्रू स्पिरिट है उसको नहीं समझ पा रहे होते। वजह क्या होती है कि उनके उस एप्टीट्यूड में ही, उस करियर से रिलेटेड वो क्लैरिटी नहीं पाई जाती। सो व्हाट आर द एस्पेक्ट्स देयर जी? दैट नंबर 1 जी, रियलिस्टिक अप्रोच जी, कि चाहे मैं अपना बच्चा है, बीइंग अ पेरेंट में अगर बात करूं, बच्चा है मेरा, बीइंग अ टीचर बात करूं, मेरा स्टूडेंट है,
बीइंग अ प्रोफेशनल बात करूं कि मेरे सामने कोई ग्रेजुएट आके बैठा हुआ है जो मुझसे कह रहा है कि जी व्हाट करियर ही और शी शुड चूज, तो इन सब के लिए, चाहे वो बच्चा है जूनियर स्कूल का, मिडिल जीएस का, अगर जूनियर स्कूल का वहीं से प्रिपेयर करना है, अगर एक माइंडसेट है बना हुआ है, एक पेरेंट है उनकी डिज़ायर है, मैं अक्सर सवाल एक स्टेटमेंट सुनता हूँ कि जी हम चाहते हैं जी हमारा बच्चा डॉक्टर बने बड़ा होके, ठीक है, हाउ, इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा होता, कैसे डॉक्टर बने कोई जवाब नहीं मिल रहा होता, ठीक है, मैं चाहता हूँ जी मेरा बच्चा बड़ा होकर आर्मी ऑफिसर बने जी, हाउ, कोई जवाब नहीं मिल रहा होता जी, ठीक है। उसके जवाब में क्या होता है कि फिर हमने बचपन से ही उसकी कोई स्किल्स पे उसको प्रिपेयर करना होता है उस चीज़ के लिए, उसका माइंडसेट भी उसके लिए तैयार करना होता है, ठीक है। मैं इसको एक मिसाल नहीं दे रहा, जनरलाइज एक बात समझाना चाह रहा हूँ। दुनिया में लोगों ने टेररिस्ट भी क्रिएट किए, आखिर उन्होंने कुछ माइंड ऐसे प्रिपेयर किए होंगे तब ना, कि उन्होंने उस इवन नेगेटिव एस्पेक्ट के लिए भी लोग इतने मजबूत जहनों वाले तैयार किए, हु आर रेडी टू इवन किल देयर ओन सेल्व्स। So mean to say that there is something which is required there जी। तो उसमें पहली चीज़ क्या, रियलिस्टिक अप्रोच। What is that realistic approach? Do I have the aptitude for that? Number one जी, aptitude can be developed जी। मैं यहाँ को डिफाइंड नहीं कह रहा, it is not inborn, it is not instilled, it is not something like injected element, no, not at all, it can be developed but through a certain environment। क्या मैं जिस एप्टीट्यूड की उस बच्चे से डिमांड कर रहा हूं, क्या वो उसे एनवायरनमेंट मिला थ्रू आउट, मैं एक लफ्ज़ बोल रहा हूं थ्रू आउट, कंसिस्टेंटली। थ्रू आउट से क्या मुराद है, आफ्टर बर्थ, जूनियर स्कूल, प्री स्कूलिंग, जूनियर स्कूलिंग, मिडिल ईयर्स। हमारे इसमें सबसे पहली हर्डल आप यहीं से चेक कर लें कि बच्चे ने सपोज ही प्ले ग्रुप कहीं और से होता है, नर्सरी कहीं और से होता है, ग्रेड 1 कहीं और से होता है, ग्रेड 4 कहीं और से होता है, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट सर्टन एप्टीट्यूड? Because aptitude is directly linked with the environment जी। Environment develops certain aptitude even without certain deliberate activities। Some people argue with me जी कि नहीं जी, नहीं इसके लिए तो deliberate activities, no, not at all जी, simply environment। The biggest example on the face of earth जी, कायनात की सबसे बड़ी example जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि वहाँ एक एनवायरनमेंट था, उस एनवायरनमेंट में जो भी सहाबी तैयार होते थे उनका एप्टीट्यूड सेम था, इबादुर रहमान। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? यानी वो जितने देखें सारे के सारे नगीने थे। अब उनके कई माइंडसेट में सारों में कोई फ़र्क नहीं किया जा सकता, उनके अखलाक में, उनके तौर अतवार में, वो सारे एक सांचे में ढले हुए क्यों नजर आते थे? बिकॉज दे गॉट द सेम एनवायरनमेंट। क्लियर? कोई डिलिबरेट एफर्ट्स नहीं थी उन पर, दे मस्ट बी देयर विद डिफरेंट, हर एक का मिजाज डिफरेंट था। मैं कोई बात मिजाज का वही नहीं, एप्टीट्यूड से मराद में यहाँ को मिजाज नहीं ले रहा, आई एम सेइंग एप्टीट्यूड। द बेसिक एप्टीट्यूड वाज द सेम विद मैक्सिमम क्लैरिटी टू सर्व सर्टन सर्विस। उनका एप्टीट्यूड में वन वर्ड में डिफाइन करूं तो क्या था? सर्विस था। अब उस सर्विस को आप जो भी नाम लें, चाहे उसको आप डिवाइन सर्विस कहें, चाहे उसको आप सोशल सर्विस कहें, चाहे उसको आप रिलीजियस सर्विस कहें, चाहे उसको आप कोई कॉज कहें, क्लियर? बट इन वन पॉइंट दे वर ऑल द सेम, दैट वाज व्हाट जी? सर्विस। वो आप किसी भी सेंस में, कोई वॉरलॉर्ड था, कोई वॉरियर अच्छा था, ठीक है, कोई रिसर्चर अच्छा था, किसी की मेमोरी अच्छी थी, किसी की समझ बूझ, तफकी, फहमो फरासत में, लेकिन सारों का एक पॉइंट अगर आप कॉमन करें तो वो क्या था? सर्विस। इन दैट रिगार्ड देयर एप्टीट्यूड वाज सेम जी। सो मीन टू से नंबर वन थिंग जी, व्हेन आई एम सेइंग एप्टीट्यूड जी, क्लियर दैट व्हेन आई एम सेइंग रियलिस्टिक अप्रोच जी, करियर सिलेक्शन के लिए रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। तो पहला सवाल मैंने अपने ऊपर उठाया कि मैंने अगर कोई करियर चूज़ करना है तो क्या एम आई रियलिस्टिक जी? इन व्हाट सेंस जी? दैट डू आई हैव द एप्टीट्यूड फॉर दैट? जिस तरह मैंने मिसाल दी, आई कैन आई बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, एटलीस्ट सर्जन, कि आई कांट सी ब्लड। एक मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम है, लोगों को चीर फाड़ करना, फिर उनको वो स्टिचेस लगाना, सर्जरी करना। मुझसे अगर कोई बात पूछे तो आई सिंपली मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, आई डोंट हैव द एप्टीट्यूड ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? क्या बच्चे का वो एप्टीट्यूड है? नंबर टू जी, एकेडमिक्स। मैं रियलिस्टिक की ही सब पॉइंट नंबर 2 कह रहा हूं जी, कि रियलिस्टिक किस सेंस में? डिड आई प्रिपेयर दैट चाइल्ड एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग इनफ
befitting to that career? For example जी, if I want my child to become a scientist जी, तो जो मैंने दूसरा पॉइंट कहा है एजुकेशन, क्या उसकी स्कूलिंग के दौरान, ठीक है, या उसके मिडिल ईयर्स में या हायर क्लासेस में, क्या उसका वो साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप हो पाया है या उसको फोकस किया गया है? क्लियर? मतलब आप जितनी डायमेंशंस निकालते जाएँ तो उसके साथ वो फिर लिंक करेगा कि डू आई हैव द रियलिस्टिक अप्रोच। उस रियलिस्टिक अप्रोच में मैंने पहली बात क्या की कि क्या उसका एप्टीट्यूड है, क्या उसकी फिर एकेडमिक्स साथ उसके, क्या उसकी एजुकेशन में वो चीज़ें मद्देनज़र रखी गई हैं, क्या उनको टारगेट किया गया है, या वो एरियाज़ चेक किए गए हैं, या उनको कहीं पे असेस किया गया है कि क्या वो उसके लिए सूटेबल भी है या नहीं है। एम आई क्लियर जी? सेकंड थिंग जी इज़ दैट नेवर डेविएशन। मिसाल आसान से समझाता हूँ कि यूजुअली व्हेन आई आस्क स्टूडेंट्स व्हेन दे कम टू मी दैट व्हाट करियर शुड दे चूज़, कि किस करियर को उनको एडॉप्ट करना चाहिए लाइफ टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो जब मैं सवाल पूछता हूँ कि उनके मिसाल एक दूँ, मैं उनका इंटरेस्ट पूछता हूँ कि आपका इंटरेस्ट किस में है जी। सपोज़ आज की एक क्लास की एक मिसाल दूँ कि मैंने एक बेटी से पूछा, उन्होंने ऑप्शन ए बताया कि जी डॉक्टर, कि मेरा पहला इंटरेस्ट क्या है जी, डॉक्टर से है। आई देन पुट द सेकंड क्वेश्चन कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ना करे आप डॉक्टर नहीं बन पाते, नहीं बन सकते, तो क्या आपकी होगी चॉइस या इंटरेस्ट क्या होगा? शी रिस्पॉन्डेड विद व्हाट जी, पायलट। अब देखें दोनों दो एक्सट्रीम्स लग रही हैं। वन इज़ व्हाट जी, मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर, और दूसरा क्या कह रही हैं वो, पायलट। ठीक है, दिस इज़ डिविएशन, यानी उनका एक वन पॉइंट एजेंडा नहीं है, या मैं इंटरेस्ट उनका कहूँ दैट शी इज़ नॉट क्लियर, शी इज़ नॉट विद दैट क्लैरिटी ऑफ इंटरेस्ट, जो कि उनका नहीं होता। बेसिकली मैं फिर मुड़ के कहूँ, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल्स, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू चेक दैट, कि ये पेरेंट्स ने, या बेसिकली भी मैं कहूँ पेरेंट्स पे मैं हल्का सा 5% डालूंगा, 95% दैट स्कूल सिस्टम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जी। जिसलिए मैंने पहले एक लफ्ज़ यूज़ किया कि दे मस्ट प्रिस्क्राइब, कि उन्हें प्रिस्क्राइब करना चाहिए। ये काउंसलर इसीलिए अच्छे स्कूल्स में ये करियर काउंसलर्स हायर किए जाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी अच्छे सिस्टम हैं जहाँ पे करियर काउंसलर्स हैं, वो बच्चों को बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं, और उनकी काउंसलिंग के अकॉर्डिंगली जो बच्चे अपने करियर चूज़ करते हैं वो हमेशा अपने उस करियर में कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि दे आर प्रोफेशनल्स, दे नो। अब जिस तरह मैंने ये मिसाल आपको दी है, ये दो जवाब आप कह लें मशरक़ मगरब हैं, ये यानी दोनों का आपस में, अगर वो सपोज़ डॉक्टर के बाद मिसाल के तौर पे अगर वो कह देती कि भाई मेडिकल साइंस की कोई और फील्ड, नर्सिंग कह देती, ठीक है, कुछ और कह देती, फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कुछ कह देती, डेंटिस्ट्री से रिलेटेड कुछ और कह देती, तो मैं फिर भी कहता कि उनका वो क्या है कि शी इज़ नॉट विद दैट डायग्रेशन, ठीक है, और शी इज़ नॉट डिविएटिंग फ्रॉम इट। प्रॉब्लम ही क्या होती है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी एक प्रॉब्लम है अनफॉर्चुनेटली कि भाई क्या बच्चा सपोज मैट्रिक है, उसमें मिसाल के तौर पे मैट्रिक उसने किस में की है, साइंसेज में जी, जहाँ पे वो 4 मेजर साइंसेज या मेन साइंसेज के सब्जेक्ट जो मेजर ब्रांचेज हैं उनसे डील कर रहा है। वो फिज़िक्स भी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, इवन मैथमेटिक्स भी है, वो चारों से डील कर रहा है। अपने मैट्रिक सिस्टम की बात करूँ, उसके बाद बच्चा कहाँ शिफ्ट हो जाता है जी, ICS, कंप्यूटर साइंसेज में, ठीक है। ICS करने के बाद में पता चल रहा होता है जी बच्चा क्या कर रहा है, वो जी BBA कर रहा है मिसाल के तौर पे, या कुछ और कर रहा है। तो यानी दिस इज़ व्हाट डिविएशन, ये इट मस्ट नॉट बी देयर, ठीक है, इट मस्ट बी वेल प्लान्ड, ठीक है, कि ये पहले से ही प्लान्ड हो कि बच्चे ने अगर मैक्सिमम डिग्री मिसाल PhD है, कि जिसमें PhD करनी है, जिसमें स्पेशलाइजेशन करनी है, जिसमें एक्सपर्ट बनना है, वही नीचे लेवल से शुरू होना चाहिए। मैं प्रीवियस सेशंस में मैंने एक जगह डिस्कस भी किया था रिगार्डिंग दिस रिलीजियस एजुकेशन। फॉर एग्जांपल मोस्टली पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन कि आपके जी अल्फ़ा सेंटोरी में क्या बच्चों को रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। तो मैं उसका एक जवाब ये देता हूँ कि वट एवर इज़ नीडेड टू बी गुड ह्यूमन बींग्स वो दी जाती है, ठीक है, और वट एवर इज़ नीडेड टू बी एन ओपन माइंडेड मुस्लिम्स वो दी जाती है। बकाया उसके बाद आपके उलमा वाली कोई तालीम है तो वो नहीं दी जाती। कोई प्रॉब्लम ही क्या है कि उलमा आलिम बनने के लिए सेपरेट एक पूरी फील्ड है
जहाँ पे कुछ सिस्टम्स में ग्रेड 8 के बाद बच्चा लेते हैं, कुछ सिस्टम्स में मैट्रिक के बाद बच्चा लेते हैं, कुछ में ग्रेड 5 के बाद बच्चा लेते हैं। वो बच्चा पूरे 10-15 साल का 20 साल का अरसा गुजारता है, उसके बाद उसको एक इस्लामिक स्कॉलर की डिग्री मिलती है, कोई मुफ्ती की डिग्री मिलती है, कोई शेखुल हदीस की डिग्री मिलती है उसको, ठीक है, या वो इस काबिल होता है वो कोई फतवा दे सके। अब मैं अगर ये यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि जी मैं उस बच्चे को इधर मैं क्या उसको मेडिकल साइंसेस पढ़ाऊँ, उसको मैं उसको IT रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँ, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, और साथ मैं चाहूँ कि वो बच्चा एक आलिम भी बन जाए, तो दिस सीम्स टू बी व्हाट जी डेविएशन और डेविएटिंग फ्रॉम द मेन करियर जी। तो करियर के लिए अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पेरेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, प्रोफेशनल्स के लिए भी, कि भाई वट एवर फील्ड इज़ देयर दे मस्ट नॉट डेविएट फ्रॉम दैट। कि जितनी भी चीज़ें हैं, अगर ऑप्शंस हैं उसके, ऑप्शन A B डिफरेंट ऑप्शंस अगर रखे गए हैं, दे ऑल मस्ट बी इंटरलिंक्ड। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कही है मैंने, कि जो एजुकेशन है वो उसके इसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। सपोज अगर किसी ने लिटरेचर पढ़ना है, ठीक है, उसने PhD करनी है लिटरेचर में, या एक लिटरेरी पर्सन बनना है, या एक अच्छा राइटर बनना है, या एक इन्फ्लुएंसर बनना है, क्लियर दैट मस्ट बी देयर फ्रॉम द लो ग्रेड्स। कि अगर वो मैट्रिक में पॉसिबल है लिटरेचर, इंटरमीडिएट में तो हमारे यहाँ ऑफर किया जाता है, ठीक है, तो वो बच्चा वो इंटर से ही लिटरेचर पढ़े, फिर वो BSc लिटरेचर में करे, फिर वो MSc लिटरेचर में करे। प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों ने किया FSc होता है, उसके बाद वो BS लिटरेचर में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, यानी वो एक सीक्वेंस नहीं बन पा रहा, ठीक है, वो सीक्वेंस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज जी दैट करेक्टिव जी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। अगर इसको मैं एग्जैक्टनेस कहूँ, ठीक है, इसको मैं करेक्टिव को इस सेंस में कहूँ कि दैट एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ पर्पस कहूँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। करियर कोई मजाक नहीं होता, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ, एंड इफ दैट करियर बिकम्स पैशन, एंड इफ दैट करियर गेट्स इन्वॉल्व विद इंटरेस्ट, when that person starts enjoying that career, that leads to success जी। और उसमें एक आप कह लें एक थकी हुई सोच या एक हारी हुई एक अप्रोच ये भी है कि नहीं जी कुछ लोग ही हैं जो अपने करियर में जी अपना नाम बना सकते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जी, ठीक है, आई डिसएग्री जी। एवरी चाइल्ड कैन मेक हिज मार्क इन हिज करियर जी। मैं कोई इसमें आप कह लें कि कोई ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा, कोई एग्जैजरेशन की सेंस में नहीं कह रहा, या मैं कोई इस सेंस में नहीं कह रहा कि सारे के सारे 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 ही उस करियर में टॉप पे पहुंचेंगे। मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि दैट दे ऑल कैन एट लीस्ट एंजॉय देयर करियर। मैं एंजॉयमेंट के एलिमेंट के साथ कह रहा हूं कि उनका करियर सिर्फ उनको कोई नौकरी, उनको कोई पैसे कमाने की मजबूरी या सिर्फ कोई जिम्मेदारी न लगे। बेशक सारे को बड़ा नाम ना बनाएं, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, आई एम नॉट लिंकिंग, नॉट एट ऑल लिंकिंग इट विद व्हाट फेम, आई एम नॉट एट ऑल लिंकिंग इट विद मनी फाइनेंस, आई एम लिंकिंग इट विद व्हाट एंजॉयमेंट। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि 100 के 100 बच्चे अपने उस करियर को एंजॉय कर सकते हैं इफ आई एम करेक्ट इन चूजिंग करियर। मैं बड़ा जोर दे के इस बात को कह रहा हूं कि अगर मैं करियर को चूज करने में करेक्ट हूं तो फिर मैं 100 के 100 बच्चों को ही सक्सेसफुल मानूंगा, इस सेंस में कि वो 100 के 100 अगर बेशक बहुत बड़ा नाम ना भी बनाएं अपने करियर में, बहुत पैसा ना भी कमाएं अपने करियर में, मोस्टली ये चीज़ें लिंक की जाती हैं। तीन ही चीज़ें हैं, तीन ही एलिमेंट्स हैं कि या उस करियर में उनको क्या मिले, फेम मिले, या उस करियर में उनको क्या मिले, पैसा मिले, या उस करियर में उनको क्या मिले, सक्सेस मिले। यही तीनों चीज़ें, मैं इन तीनों को भी एक सेकंड के लिए साइड पर रखने के लिए तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर 100 के 100 इन तीनों को परफेक्टली अचीव ना भी करें तो मिनिमम मैं किस बात पे खुश हूँ कि वो 100 के 100 अपने उस करियर को एंजॉय करेंगे एटलीस्ट। एंड दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई टीचर्स जी, इज सक्सेस। And that correctness is what that as we usually say that the right person for the right job. तो इसको अब रिवर्स कर लें, that the selection of the right career for the right person, उसमें चाहे टाइम लगता है,
उसके जितने असेसमेंट टूल्स हैं वो यूज़ होने चाहिए, ठीक है। उसमें थिंकिंग होनी चाहिए, री थिंकिंग होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, रिकंसिडरेशन होनी चाहिए, देन देयर मस्ट बी सर्टन डिसीजन। या एक भेड़ चाल ना हो कि यूजुअली क्या होता है, बच्चे के कज़न ने क्या लिया है जी, मेडिकल में जी लिया है जी, एडमिशन लिया है, तो क्या जी वो बच्चा भी मेडिकल में एडमिशन ले रहा है। ये मोस्टली सवाल का जवाब क्या मिलता है, फ़लाँ ने कहा है जी कि आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लें। अगर अगला सवाल पूछा जाए जी फ़लाँ ने क्यों कहा है, किस बेस पे कहा है, या आपने कंप्यूटर साइंस में सपोज आप मिसाल इंटरमीडिएट में एडमिशन ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा होता। नाउ द चिल्ड्रन आर मेकिंग देयर मार्क, दे आर रियली सक्सेसफुल। मैं अगर बिल्कुल कुछ हट के भी कहूँ तो हमारी सोसाइटी में शायद वो कुछ चीज़ें ड्रामेटिक कंसिडर की जा रही होती हैं। सर्टन चिल्ड्रन आर मेकिंग देयर मार्क इन व्हाट जी, म्यूज़िक, इन स्पोर्ट्स। कुछ बच्चे हैं बेशक वो एफएससी उन्होंने प्री इंजीनियरिंग की हुई होती है या प्री इवन मेडिकल किया होता है, उनका इंटरेस्ट लेवल मैं देखूं आईटी रिलेटेड चीज़ों में उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मुझे फिर वो एक क्या इनकरेक्ट लग रहा होता है कि भाई वो बच्चा जब उसका करियर चुना जाएगा, बेशक वो डॉक्टर बन रहा है लेकिन उसका इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड क्लियर वो किसी और चीज़ के लिए है। एंड फोर्थ थिंग इज व्हाट जी, डेवलपमेंट ऑफ ऑल द क्यूज। मैंने यहाँ EQ मेंशन किया हुआ है, आप उसके साथ सारे ऐड कर लें। व्हाट आर दोज क्यूज? नंबर 1 IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट। नंबर 2 EQ, इमोशनल कोशेंट। नंबर 3 SQ, सोशल कोशेंट। नंबर 4 AQ, एडवर्सिटी कोशेंट जी। मैं जिस भी करियर की बात करना चाह रहा हूं, क्या उसके लिए मेरे सारे ये क्यूज रेडी हैं? यहां मैं रेडी से क्या मुराद ले रहा हूं? परफेक्ट? नो। परफेक्टली डेवलप्ड? नॉट एट ऑल। एट लीस्ट इन कंसिडरेशन जी, एज आई लर्न फ्रॉम यू जी, that whatever comes in notice, that comes in practice. मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि ये 4 क्यूज, मैं फिर कह रहा हूं, परफेक्ट ना भी हों, आई एम ओके विद दैट, एट लीस्ट मस्ट बी देयर इन कंसिडरेशन और मस्ट बी देयर इन नोटिस। जब वो चीज़ नोटिस में आ जाए तो ऑटोमेटिकली डेवलप होना खुद ब खुद शुरू हो जाती है। इसकी आसान एक मिसाल से समझाऊं, तज़किरा या ज़िक्र का लफ्ज़ अरबिक में क्यों आया? कि यानी जिस चीज़ का मकसद ही क्या है, यानी ज़िक्र से क्या मुराद है? सिर्फ काउंटिंग है 1 2 3 4 5? नो। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, क्या वो सिर्फ इस हद तक है इतनी दफ़ा नाम लिया है? नॉट एट ऑल। यानी जो चीज़ तज़किरे में आ जाए, जो चीज़ ज़िक्र में आ जाए, वही चीज़ ख़मीर का, वजूद का, दिलो दिमाग का, रूह का हिस्सा बन जाती नहीं बन जाती? जिसको हम एक दूसरे लफ्ज़ों में राब्ता भी हम कहते हैं, रब्त भी, कि राब्ता हम नहीं कहते कि राब्ता हो तो रिलेशन रहता है, राब्ते कमज़ोर पड़ें तो रिलेशन भी क्या हो जाते हैं? कमज़ोर पड़ जाते हैं। यानी जिस चीज़ का तज़किरा हो, ज़िक्र हो, वो चीज़ ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यानी फॉर एग्जांपल क्या IQ का ज़िक्र हो रहा है, डिस्कशन हो रही है, IQ इज़ देयर इन नोटिस, EQ इज़ देयर इन नोटिस, SQ इज़ देयर इन नोटिस, क्लियर, एज अंडर डिस्कशन, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उस बच्चे के एप्टीट्यूड का भी हिस्सा बन जाएगी। उसके एकेडमिक्स में भी उसका इम्पैक्ट आएगा, उसकी पर्सनैलिटी में भी उसका इम्पैक्ट आएगा, उसके चलने फिरने, बोलने, उठने, बैठने में उसका इम्पैक्ट आ जाएगा खुद ब खुद। सो व्हाटएवर, मैं फिर उसको रिपीट करूँ कि बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रोफेशनल, कि ये स्कूलिंग से ही ये 4 एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? अंडर डिस्कशन होने चाहिए। अंडर डिस्कशन विद whom? विद चिल्ड्रन। मैं क्या मेरा ये मकसद है कि मैं कह रहा हूँ ग्रेड 4 के बच्चे के साथ मैंने ये डिस्कस करना? नहीं। वो स्कूल मैनेजमेंट की डिस्कशन में, स्टाफ की डिस्कशन में, टीचर्स की डिस्कशन में, पेरेंट्स की डिस्कशन में, दे मस्ट बी क्लियर अबाउट इट। और उसी के अकॉर्डिंगली फिर ऑटोमेटिकली एक्टिविटीज़ भी जनरेट हो जाती हैं। जस्ट टेक दिस रीसेंट एग्जाम्पल, मदर्स डे। मकसद क्या होता है इसका? मैंने वो कुरान से एग्जाम्पल दे दी ज़िक्र की, तज़किरे की, ठीक है। तो इसका भी देख लें, ये तज़किरा हो रहा होता है ना सारी दुनिया में, माओं का आलमी दिन,
आप कहें मकसद क्या उस चीज़ का होता है? द रिवाइवल ऑफ सम कॉन्सेप्शन जी। या कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं तो मकसद क्या होता है? ठीक है, रिवाइवल ऑफ सम आइडिया, सम कॉन्सेप्शन, सम थॉट, कि अगर दिमाग में धुंधला भी गई हो वो सोच तो वो दोबारा रिफ़्रेश हो जाए। जब वो रिफ़्रेश होगी तो ऑटोमेटिकली इन एक्शन भी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पर्सनैलिटी का हिस्सा भी बन जाएगी। अब वो 4 आई क्या क्यूज कौन कौन से हैं? आई क्यू कौन सी है? इंटेलिजेंस कोशेंट। ठीक है, इस पे अलग हमारे कंप्लीट अलग सेशंस होंगे। आई क्यू अलग इस पे कंप्लीट एक सेशन होगा इंशाल्लाह। क्लियर? हाउ टू वर्क अपॉन ई क्यू, इमोशनल कोशेंट जी। आसान ज़ुबान में अभी कहूँ, आई क्यू इंटेलिजेंस कोशेंट तो सारी दुनिया में अंडर डिस्कशन पहल रहा है, क्योंकि बच्चे का आई क्यू कैसे तेज़ करना है। दूसरा इमोशनल कोशेंट है, यानी उसको अपने जज्बात को कैसे केटर करना है। पॉजिटिव हैं तो उनको कैसे संभालना है, नेगेटिव हैं तो उनको ओवरकम कैसे करना है, या कम अज़ कम मिनिमम कंट्रोल कैसे करना है, या मिनिमम उनको एक्सेप्ट कैसे करना है, एडमिट कैसे करना है, उनकी कन्फेशन कैसे करनी है। देन जी सोशल कोशेंट जी, वेरी इंपॉर्टेंट। You must have observed that many people can't adjust in certain careers just because of what? Their weak sociability, weakness of their adjustability. They can't adjust themselves with different sort of people, with different people belonging to different cultures, different mindset, different habits. आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? यानी करियर बच्चे ने चूज़ कर लिया, आगे उसका जाके वो अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों में, तो क्या हो क्या फिर उस करियर की सिलेक्शन में भी फिर पानी फिर गया। देन जी लास्ट वन इज़ व्हाट? एडवर्सिटी कोशेंट जी। एंड अप्स एंड डाउन्स आर ऑल देयर। करियर कुड बी देयर विद सर्टन हाइक, विद सर्टन बूम, एंड करियर कुड बी देयर विद सर्टन डिप्रेशन, with certain downfall, with certain decline. How to cater stress. Clear? When we talk about stress management or job management, that many people fail in certain careers ji, just because of what ji? This weakness of job management or weakness of stress management. क्या उस इन एस्पेक्ट्स पे काम किया गया है कि दैट हाउ टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशंस इन करियर हमेशा सक्सेस ही नहीं हो सकता, हमेशा तरक्की नहीं हो सकती, हमेशा उरूज नहीं हो सकता, उसमें कभी जवाल भी हो सकता है, उसमें कभी फेलियर भी हो सकता है। क्या इस एलिमेंट पे, इस एस्पेक्ट्स पे काम किया गया है? या अगर नहीं किया गया तो अब क्या करियर चूज़ करने जा रहे हैं तो क्या ये चीज़ें नोटिस में हैं? am I clear जी? सो फॉर चूजिंग अ करियर ऑल दीज थिंग, फ्यू थिंग्स, मैंने ये कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की हैं कि दैट देयर कैन बी अ ह्यूज लिस्ट ऑफ दैट, कि करियर चूज़ करना तो बात की बात है कि पहले ये सारी चीज़ें क्या अंडर डिस्कशन हैं, क्या ये नोटिस में आ चुकी हैं। देन जी there comes what? Self-assessment ji. To mention it that if I want to go for certain career, I'm in a mood to choose certain career ji. Being a professional, yeah, graduate, being a teacher ji, I'm dealing with certain children ji, and I want them to be prepared for certain upcoming careers. How should I assess them? कि मैं पहले उनको असेस करूंगा तो फिर कुछ करियर काउंसलिंग करूंगा ना। मैंने असेसमेंट की नहीं है, मैं डायरेक्ट करियर काउंसलिंग का स्टॉल लगा के खड़ा हो जाऊं, दैट सीम्स स्टूपिड। क्लियर? फर्स्ट थिंग इज व्हाट? असेसमेंट जी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जी, कि ये जो डायरेक्ट करियर काउंसलिंग है, सड़क चलते हुए सड़क पे खड़े होकर स्टॉल लगा लिया गया जी, क्या हो रही है? करियर काउंसलिंग हो रही है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट,
Clear? That is what should I call it? That destructive, deteriorating. Okay, how can I suggest somebody some career जी without clear talking about those previous aspects जो हमने पहले डिस्कस किए, and without assessing that child. अब उसकी असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट के लिए अब जो ऑनलाइन मैं आपको इस वीडियो में जो मेरे लिए पॉसिबल है, ठीक है, वैसे तो हमारे पास टेस्ट है, हम कुछ बच्चों के टेस्ट लेते हैं, ठीक है, उस टेस्ट के बाद फिर एक इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू में भी वो क्या लें कुछ क्वेश्चंस होते हैं विच वी एज आई डिस्कस विद यू, कि मैंने आज की मिसाल आपके दूं कि बच्चे ने क्या कहा जी, क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया उसने, पायलट बनना है। am I क्लियर जी? ठीक है, तो वो जब यहाँ इस वीडियो में तो ऑनलाइन तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए आई कैन सजेस्ट सर्टन टेस्ट जी जो ऑनलाइन हैं, कुछ पेड हैं, कुछ अनपेड हैं, ठीक है। जो ऑनलाइन आप वो टेस्ट दें उसमें दिस इज़ अ क्वेश्चनेयर, उसमें क्वेश्चनेयर होता है, ऑटोमेटेड रिजल्ट्स जनरेट हो जाते हैं जिसमें वो आपको सजेस्ट करते हैं डिफरेंट करियर्स कि आपको कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ दिस वन इज़ रिस्की। ये सिर्फ अभी उनके लिए है इमरजेंसी में कि जो अभी जो ग्रेजुएट हुए उनके लिए, अदरवाइज फॉर पेरेंट्स एंड फॉर टीचर्स मैं क्या कह रहा हूँ कि करियर काउंसलिंग को दिमाग में कहाँ से रखना चाहिए, जूनियर स्कूलिंग से। ये वहीं से स्टार्ट हो जाती है, यानी करियर काउंसलिंग नहीं, करियर से रिलेटेड एक्टिविटीज़, करियर से रिलेटेड असेसमेंट, करियर से रिलेटेड इन्वायरमेंट। क्या है, मैं बच्चे को फौजी बनाना चाह रहा हूँ, मैं बच्चे को सियासतदान बनाना चाह रहा हूँ, साइंसदान बनाना चाह रहा हूँ, टीचर बनाना चाह रहा हूँ, डॉक्टर बनाना चाह रहा हूँ, इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ, या जनरली एक अच्छा प्रोफेशनल यूज़फुल प्रोफेशनल बनाना चाह रहा हूँ, तो ये कहाँ से शुरू होता है, स्कूलिंग से। अभी करंटली अगर आप कहें तो मिनिमम अवेलेबिलिटी क्या है जी, यू कैन सी ऑल दीज नेम्स ऑन योर स्क्रीन जी, आपको नज़र आ रहे होंगे ये कि उसमें कौन सा है, ब्रिग्स एनोलॉजी टेस्ट जी, बर्कमैन पर्सनालिटी असेसमेंट जी, राइजिक टेस्ट। राइजिक टेस्ट किस बेस पे होता है जी, ऑन द बेस ऑफ व्हाट जी, हॉलैंड्स 6 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। एम क्लियर जी? हल्का सा इनको एक ब्रिग्स वाले को या ये हॉलैंड की 6 टाइप्स को थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए आपको मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि आप ऑनलाइन ये टेस्ट हैं वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। आइडिया देने के लिए इसलिए कर सकता हूँ ख़ास तौर पर टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, दैट दे मे वर्क अपॉन देयर चिल्ड्रन, कि वो बच्चों पे किन लाइंस पे कैसे काम कर सकते हैं। या बीइंग अ स्टूडेंट मैंने खुद अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है किसी करियर के लिए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, हल्का सा उसको डिस्कस कर लेते हैं जी। पहले ब्रिग्स के एनोलॉजी टेस्ट, क्लियर, व्हाट इज दैट एनोलॉजी, एनालिसिस, लॉजिकल एनालिसिस जी। ये कुछ जनरल टाइप्स हैं, एक्सट्रावर्ट और इंट्रोवर्ट जी, आपको स्क्रीन पे पहले नज़र आ रही होगी। कि वेदर अ पर्सन इज एक्सट्रावर्ट और इंट्रोवर्ट, यानी टेस्ट में चेक किया जाता है कि वो बंदा क्या है, एक्सट्रावर्ट है या इंट्रोवर्ट है। पहले इस कंफ्यूजन को दूर कर लें जी कि ये कोई ऐसी एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ नहीं है, इनमें से कोई भी टेस्ट ऐसे कोई होली बाइबल या कुरानिक वर्ड्स नहीं है जिनसे आप कहें जी फिक्स हो जाती है कोई चीज़, नॉट एट ऑल जी। दीज आर जनरल असेसमेंट्स, these assessments can be there 100% correct and these assessments can be there 100% incorrect. It depends upon the person who is assessing, it depends upon the exposure, the experience of that person. I'm sorry, got my point जी? यानी हमने कोई एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ नहीं करनी कि ये टेस्ट हो गया तो मेरा ये डिफाइन हो गया जी, मेरी पर्सनैलिटी ये है, पहली बात। दूसरी बात, इसके बीच में अब ये जो एनोलॉजी हो रही है, जो डिफरेंट टाइप्स हैं एक्सट्रावर्ट और इंट्रोवर्ट जी, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि या लेबल कर दिया जाता है फलां इज एक्सट्रावर्ट एंड फलां इज व्हाट जी, इंट्रोवर्ट। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग जी। अ पर्सन कैन बी देयर विद इन हिमसेल्फ extrovert one time at one place in one situation, and the same person can be there introvert another time in another place in another situation.
मैं बड़ी अथेंटिसिटी के साथ ये बात कह रहा हूँ जी, ऑन बिहाफ ऑफ माई टीचर्स जी, फ्रॉम whom आई लर्नड, कि एक ही इंसान अपने अंदर इंट्रोवर्ट भी होता है और एक्स्ट्रावर्ट भी। जो हम लेबल कर देते हैं फ़लाँ एक्स्ट्रावर्ट है जी, अगर कोई मुँह फट है, कुछ हम कह देते हैं जी एक्स्ट्रावर्ट है जी। कुछ अगर बोलने वाला नहीं बोलता, मीसना है, चुप रहने वाला, तो हम क्या कह देते हैं जी, इंट्रोवर्ट है जी। मैं एक मिजाहन लाइटर नोट में एक बात कर रहा हूँ, मैं मिसाल से एक समझाता हूँ जी। इफ़ आई आस्क यू जी दैट द वे यू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, close friends, the way you laugh with them, clear, do you communicate or do you laugh with everybody in the same way? Obviously no ना। आपका जवाब नो है। क्या मतलब कि मतलब when you are among friends, जिस तरह आप क्या क्या लगा के हंसते हैं, जिस तरह की आप गुफ्तगू करते हैं, कैजुअल, जो आपकी इनफॉर्मल लैंग्वेज, कैजुअल लैंग्वेज, क्या वो आप हर किसी के साथ करते हैं? मैं इसको दूसरी तरह कर लूँ, वट एवर यू शेयर विद योर क्लोज फ्रेंड्स, डू यू शेयर विद एवरीबडी? तो आप फिर किस केस में इंट्रोवर्ट हैं और किस केस में एक्सट्रोवर्ट हैं? फिर यू आर नॉट गेटिंग माई क्वेश्चन। किस केस में आप इंट्रोवर्ट हैं? पब्लिक। किस केस में एक्सट्रोवर्ट हैं? फ्रेंड्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, यानी इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन जी। अब इसी को माइंड में रखते हुए, बीइंग अ टीचर जी, आई एक्सपीरियंस्ड इट जी मैनी टाइम्स जी, डजन्स ऑफ टाइम्स जी। जो बच्चे, मैं अभी भी जाहिल हूँ, सीख रहा हूँ, एक पहला वक्त था, अब ज़्यादा जाहिल हूँगा, जो मुझे अपने उस ज़माने जहालत में लगते थे कि ये बच्चा क्या है जी, इंट्रोवर्ट है। क्लियर, व्हेन आई वर्क्ड अपॉन दैट चाइल्ड, तो मुझे साबित हुआ वो इंट्रोवर्ट नहीं था, वो इंतहा दर्जे का एक्सट्रोवर्ट था। इट वॉज जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, एक बात, या उसको लेबल कर दिया गया कह के। सपोज उसके पेरेंट्स कह रहे हैं ये खामोश तब है जी, टीचर है उसने भी कह दिया खामोश तब है जी, रिलेटिव है उसने भी क्या कह दिया, खामोश तब है जी। कह के उस बच्चे ने अपने दिमाग में एक चीज़ फिक्स कर ली कि मैं क्या हूँ, खामोश तब हूँ। एज आई यूजली डिस्कस दैट, आई हैव सीन मदर्स कि माएँ सामने बैठ के क्या कह रही होती हैं, मेरा ये वाला बच्चा बड़ा तेज़ है और ये वाला बच्चा क्या है जी, साई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कहती हैं नहीं कहती हैं? ठीक है, अब वो जब उसके सामने कह रही है ना साई हैं साई हैं साई हैं, तो उस साई ने इंट्रोवर्ट बनना ही है ना। क्लियर, दूसरे बच्चे बोलता है माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोलता है जी, बड़ा कॉन्फिडेंट है जी, जब उसको कह रहे हैं तो उसने तो एक्सट्रोवर्ट बनना ही है। इट मीन्स दैट दीज आर नॉट एग्जैक्ट लाइन्स जी। अ पर्सन इज देयर इंट्रोवर्ट विद इन हिमसेल्फ, पर्सन इज देयर एक्सट्रोवर्ट विद इन हिमसेल्फ, इट डिपेंड्स। आपने कुछ लोग देखे होंगे बड़े खामोश तब हैं, लेकिन वो अपनी ख़ास एक क्लास या अपनी इंटरेस्ट से रिलेटेड उनको आप बोलता देखें, आप उनको चुप नहीं करा सकते। Are you getting my point? Some people even make fun of me. Am I clear ji? It depends upon that situation, it depends upon people around you, it depends upon clear interest जी। Clear? तो कोई एग्जैक्ट लाइन एक्स्ट्रावर्ट इंट्रोवर्ट वाली नहीं। हाँ, जनरलाइज आप कर सकते हैं। जनरली आप कह सकते हैं दैट फलां पर्सन इज जनरली व्हाट जी, इंट्रोवर्ट, दैट फलां पर्सन इज व्हाट जी, जनरली वर्ड एक्स्ट्रावर्ट जी। इट डिपेंड्स, लेकिन कम से कम क्लियर होना चाहिए इन व्हाट सिचुएशन आई एम इंट्रोवर्ट, इन व्हाट सिचुएशन आई एम एक्स्ट्रावर्ट जी। नेक्स्ट जी, सेंसिंग और इंट्यूटिंग। सेकंड एनालॉजी जी, सेंसिंग पर्सन है या इंट्यूटिव पर्सन है। मैं कुछ सेंसिंग की डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा, या इंट्यूटिव की डेफिनेशन पे नहीं, आसान मिसाल से समझा देता हूँ। दैट यू मस्ट हैव सर्टेन पीपल दैट यू नीड नॉट टू से समथिंग टू देम। आपको उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपके चेहरे के तासुरात, आपकी आंखें देख के समझ जा रहे होते हैं आप क्या चाहते हैं। क्लियर, यानी उनके आसान ज़ुबान में उनके रिफ्लेक्शंस बहुत शार्प होते हैं, रिफ्लेक्शंस बहुत क्विक होते हैं उनके। इसी को एक और मिसाल से समझाऊं कि कुछ लोग आपने ट्रैवलिंग में आपके साथ ट्रैवल कर रहे हो, 5 किलोमीटर्स आपने ट्रैवल किया, आप उनको 5 किलोमीटर बाद पूछें आपको, वो मेजॉरिटी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको बता देंगे। हालांकि ड्यूरिंग ट्रैवल आप गपशप भी बेशक कर रहे हो, इसका मतलब है दे कीप सेंसिंग देयर सराउंडिंग्स। एम आई क्लियर जी? एंड ऑन द अदर हैंड, दूसरे कुछ लोग उनके पास आप बम पटा दें,
जब वो बातों में महज गुफ्तगू हों, उनके पास बम फट जाए, 5 मिनट बाद पूछो क्या हुआ था, वो कहेंगे मुझे तो नहीं पता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं आसान ज़ुबान में कह रहा हूँ, कुछ लोग की उनके हवास जो होते हैं, हवास से खमसा बड़े एक्टिव होते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस बहुत डीप होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, एक्टिव होती हैं। आसान ज़ुबान में कहूँ, एक्टिव होती हैं। क्या ये कोई पैदाइशी अमल है? नहीं। या उनके घर का माहौल ऐसा होता होगा, या उनकी स्कूलिंग अच्छी हुई है। उनकी स्कूलिंग में उनके, अब आपको याद आ रहा होगा जो हमने मॉन्टेसरी में क्या किया था, सेंसोरियल, कि प्री स्कूलिंग में मॉन्टेसरी में जो हम डेवलप कोर्स करवाते हैं तो उसमें हम किस पे बहुत ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं, सेंसोरियल लर्निंग पे। अगर आप उसको उस सेशन के साथ लिंक करें जिन्होंने अटेंड किया हुआ है, तो वहाँ आपने देखा होगा हमने क्या क्या डिस्कस किया था, कि दैट होल लाइफ इज बेस्ड अपॉन व्हाट चीज, सेंसोरियल लर्निंग। दैट बेसिकली नॉलेज स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर जी, सेंसोरियल लर्निंग। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आप कह लें या कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना, ये तो बहुत बाद का फेज है। क्लियर, माइन्यूट लेवल से बिगिनिंग फेज आप कहें वो शुरू ही कहाँ से होता है, फ्रॉम सेंसोरियल। क्लियर। अब आप इंट्यूटिव क्या कहेंगे, या अब इसमें मैं क्या इसको लिंक कैसे करूँ, यानी पर्सनैलिटी से मुराद क्या है इसकी, कि सेंसिंग पीपल आर व्हाट जी, दैट क्विक इन देयर रिफ्लेक्शंस जी, क्विक इन देयर डिसीजन मेकिंग जी, सम टाइम इवन इम्पल्सिव इन देयर डिसीजन मेकिंग जी। ना आओ देखा ना ताओ देखा जी, वट एवर इज कमिंग टू माइंड जस्ट डू इट जी। दूसरी तरफ जी इंट्यूटिव जी, meditating personalities जी, the people who what जी, meditate everything, think about everything deeply, ponder over it, take their time, then go for certain decision। मैं आसान मिसाल से एक देता होता हूँ कि कुछ लोग आपने देखा होगा शॉपिंग करने गए, चीज़ पसंद आए उठा के ले आए, मिसाल से समझा रहा हूँ, एक सेंसिंग। और कुछ लोग आपने देखा होगा उसका सोल भी मरोड़ के चेक करते नहीं करते। अच्छी गेटिंग माय पॉइंट, दे टेक देयर टाइम। मैंने एक जगह एक और मिसाल दी, मेरे दोस्त हंस रहे थे वहाँ पे, वो मैंने गाड़ी की मिसाल दी। हमारे एक दोस्त थे, वो गाड़ी पे भी जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते थे तो पहले गाड़ी को चेक करते थे कि सीटें उसकी ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक लाइटर नोट मिसाल एक दे रहा हूँ, दैट ही वाज सो इंट्यूटिव। सो दीज टू सॉर्ट्स आर देयर। अब आप फिर कहें जी क्या ये दो अलग किस्म? नहीं। One person can be there within himself in certain situation sensing, in certain situation intuitive. मिसाल में दूं, your relation with your mom, your trust on your mom. Clear? You're a female. आपका जो अपनी वालदा पे ट्रस्ट लेवल है, वहाँ पे आप इंट्यूटिव होंगी, सेंसिंग होंगी, ऑब्वियसली सेंसिंग होंगी। और आप जब आप पब्लिक पे जाएं, ख़ास तौर पर पब्लिक में मेल्स भी हैं, तो फिर आप सेंसिंग होंगी या इंट्यूटिव होंगी? ऑब्वियसली इंट्यूटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यू बोथ एस्पेक्ट्स कैन बी देयर विद इन योर पर्सनैलिटी। नेक्स्ट टाइप जी, थिंकिंग और फीलिंग जी, वेरी इंपॉर्टेंट जी। इन साइकोलॉजी मैनी पीपल जी, इन फिलोसफी मैनी पीपल जी, इन ह्यूमन डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स, इंसानियत के माहिर जितने जो गुजरे हैं जी, उन्होंने ये दो एस्पेक्ट्स लाजमी डिस्कस किए हैं जी, कि दैट थिंकिंग एस्पेक्ट इन पर्सनैलिटीज़ एंड फीलिंग एस्पेक्ट्स इन पर्सनैलिटीज़। अब मैं फिर कहूँ, ये दोनों एक ही वजूद के अंदर भी हो सकते हैं, दोनों वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, ये कोई एग्जैक्ट लाइन नहीं है, लेकिन मैं टाइप डिफाइन करने के ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ जी। Certain people, when they observe something, they think about it. They plan something. Are you getting my point? बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि यार फलां बंदा बड़ा सख्त दिल है, उसने सामने देखा, गरीब को देखा, देख के गुजर गया। हो सकता है वो गरीब को देखा उसने, लेकिन वो सोच रहा हो इस गरीब की गुर्बत को परमानेंटली कैसे ख़त्म किया जाए। दूसरी तरफ आपने देखा होगा एक बंदा गुजरता है, वो खड़े होकर गरीब के लिए बड़े 2-4 आंसू भी बहाएगा, उसको जाते हुए 10 रुपये दे जाएगा, 100 रुपये दे जाएगा, बहुत सखी 1000 रुपया दे जाएगा। अब सेकंड पर्सन इज फीलिंग मोर ना, इवन शेड टीयर्स। आपको क्या लग रहा होता है सेकंड पर्सन इज बेटर? नहीं, वो तो वक्ती उसने फील किया उस चीज़ को। अब आप किसको बेहतर कहेंगे, किसको कमतर कहेंगे? नहीं, बोथ आर देयर राइट ऑन देयर ओन प्लेस।
एक ने चलो कम से कम वक्ती तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की ना। दूसरा क्या है, थिंकिंग है। क्लियर? इफ टॉक अबाउट इवन सोसाइटीज, ठीक है, बड़ी एहतियात के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, व्हाट अबाउट डेवलप्ड कंट्रीज? आर देयर सोसाइटीज थिंकिंग और फीलिंग? थिंकिंग। Their societies are realistic. Whenever they observe certain problem in their surrounding, they try to resolve that misery from human being permanently. हमारी सोसाइटी क्या है, रोना धोना इस कौम से ज़्यादा कोई भी नहीं जानता, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आंसू बहाना हमसे ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं जानता। लेकिन हमारा रोना धोना क्या होता है, 2 दिन का, 4 दिन का। They plan to remove that misery. They think about that issue, that problem, how to resolve it, how to remove that permanently. मैं एक लाइटर नोट में कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हमारा इन आवर सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर देयर विद थिंकिंग मेंटालिटीज। मिसाल एक दे के मिजाहन एक समझा रहा हूँ कि भाई क्या है, एक ये दोनों एलिमेंट्स भी हो सकते हैं साथ में। फिर देन सर्टेन पीपल से दैट थिंकिंग गिव्स वे टू व्हाट, फीलिंग्स, एंड समटाइम फीलिंग्स गिव वे टू व्हाट, थिंकिंग। For example, Abdustar Hidi had the feelings, sad feelings regarding the miserable, that demise of his mother. वो एक फीलिंग्स थी ना, दुख वाली फीलिंग्स थी। उससे उनको थिंकिंग कौन सी आई कि क्यों ना ऐसा कुछ एम्बुलेंस स्टार्ट की जाए कि जिस तरह उनकी वालदा की डेथ हुई कि एम्बुलेंस नहीं थी, हॉस्पिटल ले जाने के लिए कुछ नहीं था, क्या ना किसी को प्रॉब्लम ना हो, को कॉल करे ना। वो एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है एम्बुलेंस सिस्टम उनका। अब आप कहें ये जो थिंकिंग है एम्बुलेंस सिस्टम बनाने का, ये कहाँ से जन्म लिया इसने? उन फीलिंग से जो उनकी वालदा की डेथ पे हुई। एम आई क्लियर जी? यानी उन फीलिंग्स ने किसको रास्ता दिया? थिंकिंग को। समटाइम थिंकिंग रास्ता देती है किसको? फीलिंग को। फॉर एग्जांपल रमज़ान आता है, हर तरफ कौन सी थॉट्स प्रिवेल कर रही होती हैं? रमज़ान आ गया, रमज़ान आ गया, कौन सी थॉट्स हैं? दैट टू टेक केयर ऑफ अदर्स जी, ठीक है, यानी गरीब का एहसास करना है, सराउंडिंग के लोगों को एहसास करना है। तो आपने देखा होगा कुछ ना कुछ फीलिंग्स भी जन्म ले लेती, नहीं ले लेती। यानी इंसानियत का जो लेवल रमज़ान में होता है, क्या वो नॉर्मल अदर 11 मंथ्स में मिल रहा होता है? अब आप कहें वो जो फीलिंग्स हैं वो किस से आती हैं? थिंकिंग से आती हैं। सो इट कैन बी देयर अ पार्ट ऑफ वंस पर्सनैलिटी। तो डिसाइड करना होता है कि दैट विच साइड इज़ मोर डोमिनेंट। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपके अंदर इनमें से कौन सी साइड ज़्यादा डोमिनेंट है, आया थिंकिंग है या फीलिंग है? एंड अकॉर्डिंग टू ब्रिग्स एनालॉजी टेस्ट की लास्ट कैटेगरी, जजिंग और परसीविंग। मैं फिर कह रहा हूं, मैं डेफिनेशंस की तरफ नहीं जाऊंगा, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। हाउ कैन यू एनालाइज योर सेल्फ दैट वेदर योर पर्सनैलिटी इज जजिंग और परसीविंग? आसान जुबान में कहूं, जजमेंट्स आर देयर, जजमेंट्स कैन बी देयर विदाउट certain logical or sequential basis, but perception is always there based upon certain logical or sequential basis. कि जजमेंट एब्रप्ट भी हो सकती है। जिस हम नहीं कहते बंदा देख के, हम नहीं कहते देखने से ही पढ़ा लिखा लगता है जी, देखने से ही जाहिल लगता है जी, ये क्या है? जजमेंट है। और परसेप्शन क्या होगी? अगले बंदे ने गुफ्तगू की, उसने कोई बातचीत की, उसने कुछ काम ऐसे की, उसके अमाल को, एक्शंस को, उसकी डूइंग्स को, डीड्स को देखा, फिर आपने एक ओपिनियन बनाई क्या है वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, तो फिर उसको आप क्या कहेंगे? परसेप्शन। परसेप्शन के लिए सॉलिड लॉजिकल रीजंस चाहिए होती हैं जी। परसेप्शन टेक्स टाइम। परसेप्शन के लिए कोई ना कोई कॉज होती है, कोई फैक्टर्स होते हैं। अब आप अपनी पर्सनालिटी में देखें कि आया आप वाइल टेकिंग डिसीजंस और समथिंग, इज योर पर्सनालिटी जजिंग? क्या आप क्विक हैं अपनी जजमेंट में? तो आप जजिंग हैं। या अगर आप टाइम लेते हैं, एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करने के बाद कोई फैसला करते हैं, देन योर पर्सनालिटी इज व्हाट जी? परसीविंग। और इसी को फिर रिवर्स करें आप, कुछ मामलों में आप क्या होंगे? जजिंग, और कुछ मामलों में आप क्या होंगे? परसीविंग। क्लियर? लेकिन देखना है कौन सा एलिमेंट आपका डोमिनेंट है जी।
एम आई क्लियर जी? अब आपने अपना ये एक एनालिसिस कर लिया। इस एनालिसिस के बाद पे कौन से करियर्स आपके लिए सूटेबल हैं जी अकॉर्डिंग टू मेयर ब्रिग। ब्रिग ने जो सजेस्ट किए हैं मैं कुछ आपके सामने ये रख रहा हूं। अब फॉर एग्जांपल आपने पहला देखा ISTJ, ये वो उनकी फर्स्ट लेटर्स हैं जी, जो पीछे हमने 8 कैटेगरीज डिस्कस की हैं ना, ठीक है। उसमें पहला आप क्या देखें, आप क्या, अगर आप इंट्यूटिव हैं, I फॉर इंट्रोवर्ट, सॉरी क्लियर, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं। दूसरा S सेंसिंग है, T थिंकिंग है, J जजिंग है। यानी सारों में से आपने एक एक उठाया। मैं फिर वापस जा रहा हूं, दोबारा देखिएगा। पहला आपने क्या, दो क्या थे, एक्सट्रावर्ट और इंट्रोवर्ट, तो उसमें से आपने कौन सा उठाया, इंट्रोवर्ट। दूसरे में से आपने कौन सा उठाया, सेंसिंग। तीसरे में कौन सा उठाया, थिंकिंग फॉर एग्जांपल। चौथे में से कौन सा उठाया, जजिंग। सो विच प्रोफेशन सूट्स यू जी, द इंस्पेक्टर। व्हाट डज इट मीन, एडमिनिस्ट्रेटर, इंक्वायरर कह लें, मैं ये नहीं, कोई कुरानिक वर्ड्स नहीं है, क्लियर। इसको बाद में आराम से बैठ के देखिएगा, क्या इस प्रोफेशन, इंस्पेक्टर के प्रोफेशन, पुलिसिंग कह लें जिसको आप कह लें, पुलिसिंग कह लें, लॉ इन्फोर्समेंट कह लें, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कह लें, क्या इसके लिए ये सारे एस्पेक्ट ज़रूरी होते हैं या नहीं होते। एनालाइज इट योरसेल्फ जी। आर यू गेटिंग द पॉइंट। दूसरा देखें आप, क्राफ्टर जी, जिसमें पहला क्या हो, इंट्रोवर्ट हो, सेंसिंग हो, थिंकिंग हो और परसीविंग हो, तो उसके लिए कौन सा उसने प्रोफेशन, कौन सा करियर प्रिस्क्राइब किया है, क्राफ्टर, क्लियर। जनरलाइज्ड एक फील्ड दे दी है क्राफ्टर, इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग जी। इवन नाउ इंजीनियरिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट जी, क्राफ्टमैनशिप ना, क्लियर। व्हाट यू कॉल दिस आर्किटेक्चरल वर्क, वो बेसिकली क्या है, क्राफ्ट्समैन ही है ना। अब क्राफ्ट्समैन से ये मुराद नहीं लेना कि यहाँ पे क्राफ्ट्समैन आप लिटरली जो ले रहे हैं वो नहीं, नहीं, अब जो आर्किटेक्ट आप कह रहे हैं तो वो भी क्राफ्ट्समैन ही होता है ना। इंजीनियर जो होता है, ठीक है, कोई डेवलपर है, इवन आप फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो भी क्राफ्ट्समैन है या नहीं है। एम आई क्लियर। डेवलपर्स कह लें आसान जुबान में, डेवलपर्स जी। अगला देखें कौन सा जी, प्रोटेक्टर जी। अब आप कहें फिर वही सोल्जर माइंड, देन जी आर्टिस्ट, एडवोकेट, एम आई क्लियर, मीडिएटर। लुक एट दिस, जिस तरह होते हैं मीडिएटर्स, क्लियर, एक्सपर्ट्स ऑफ डायलॉग, जिनको आप डिप्लोमेट्स भी कह देते हैं, बड़े लेवल पे कहें, कंट्री लेवल पे कहें तो कौन होते हैं, डिप्लोमेट्स भी होते हैं, लॉबर्स भी होते हैं, ठीक है, निगोशिएटर्स भी होते हैं। अब ये तो निगोशिएटर की तो पोस्ट्स भी होती हैं, ख़ासतौर पे पुलिस के अंदर या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अंदर। जो कोई क्रिमिनल्स हैं, कहीं कोई किडनैप किया हुआ है, कोई हाईजैक किया हुआ है, तो उसके साथ जो बातचीत करने के लिए भेजा जाता है, वो किसको भेजा जाता है, किसी शूटर को, स्नाइपर को नहीं, किसको, निगोशिएटर को। दैट इज़ एन एप्टीट्यूड, उसके लिए ख़ास एक मिजाज चाहिए, एक पेशेंस लेवल चाहिए। Am I clear जी? So I have given it on screen जी, you can do it at home जी, at your ease on your own. अगला देखें जी, हॉलैंड 6 टाइप्स जी, जो जनरलाइज्ड 6 टाइप्स दी हुई हैं जी। रियलिस्टिक सॉर्ट ऑफ पीपल जी, व्हाट करियर सूट्स देम द मोस्ट, मैकेनिकल करियर्स जी। इन्वेस्टिगेटिव माइंड जी, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, क्यों माइंड जो होता है उसके लिए
विच प्रोफेशन ही सजेस्टेड जी हॉलैंड ने? टेक्निकल जी या साइंस करियर्स जी? आर्टिस्टिक टेस्ट जिनका होता, पीपल हु लव टू रिमेन अमंग कलर्स जी, नेचर जी, लाइफ जी, आर्टिस्टिक करियर्स जी, क्रिएटिव करियर्स जी। अब ये देखें यहाँ क्रिएटिव जब कहा गया है तो अब आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो भी क्रिएटिविटी है या नहीं है? मोस्टली मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है जी, बस क्रिएटिव कह दिया गया तो सम्राट क्या आर्टिस्ट ही होगा जी, कोई पेंटर होगा या कोई राइटर होगा, कोई पोएट होगा, नॉवलिस्ट होगा। नो, अब इसी में आप ऐड करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो भी तो एक, उसके लिए भी तो क्रिएटिविटी चाहिए ना। आर्किटेक्ट है उसके लिए भी तो क्रिएटिविटी चाहिए ना। फैशन डिज़ाइनर है उसके लिए भी तो क्रिएटिविटी चाहिए ना। Am I clear जी? Then social जी, then enterprising जी, entrepreneurship. That's why जी we inshallah we are with a plan to add what जी, entrepreneurship at Alpha Centauri schools. कि हम क्या चाह रहे हैं कि बचपन से ही entrepreneurship को एज अ सब्जेक्ट हो जी बच्चों का। They must be there with entrepreneur minds. और आखिरी देखें जी which always makes me smile जी, कन्वेंशनल टिपिकल बाबू मेंटालिटी जिसको आप कह रहे हैं, क्लार्क मेंटालिटी कह लें। और मैं विद अपॉलॉजी जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एजुकेशन सिस्टम? ये कन्वेंशनल माइंड भी बनाता कौन है? एजुकेशनल सिस्टम। ये कन्वेंशनल माइंड अल्लाह की तरफ से नहीं होता, पेरेंट्स की तरफ से नहीं होता। बाद में हम भी बड़ा मजाक हंस हंस के कह देते हैं बैक बेंचर्स। नहीं नहीं नहीं, वो बैक बेंचर्स पैदाइशी नहीं होते। दिस एजुकेशन सिस्टम मेक्स दैम बैक बेंचर। क्लियर? एजुकेशन सिस्टम में वो जब वो इग्नोर होते रहते हैं तो वो कौन से माइंड डेवलप होते हैं? कन्वेंशनल माइंड जी, जिनकी ना हाँ ना जी, ना वो किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट में कोई आपको उनको कोई स्ट्रॉन्ग एरिया नज़र आए, ना कोई नेगेटिविटी में। जो एक जनरली जिसको आप ले मैन, हम लफ्ज़ एक बोल देते हैं बड़ी जुर्रत दिलेरी के साथ, मैं लफ्ज़ भी बोलते हुए डरता हूँ, ले मैन हम कह देते हैं, कॉमन। तो वो ले मैन या कॉमन मैन अल्लाह ने नहीं बनाया, ठीक है ना। वो कुरान से वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा। कुरान तो चैलेंज करता है कि क्या इंसान तू गुमान करता है कि हमने तुम्हें फजूल पैदा किया? यानी कुरान तो चैलेंज कह रहा है कि कोई भी इंसान फजूल नहीं है, कोई भी इंसान ले मैन नहीं है, कॉमन मैन नहीं है। एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द फेस ऑफ अर्थ इज देयर विद सर्टेन पर्पस। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूलिंग और इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, कि उसने उस बच्चे को कन्वेंशनल बनने से बचाना होता है। अदरवाइज़ वो कन्वेंशनल आप कहें, फिर आप कहें जी को रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की। कुछ लोग जवाब दे देते हैं नहीं जी अल्लाह का निज़ाम है। नहीं, आई एम नॉट रेडी टू बिलीव इन दैट। वो अल्लाह का निज़ाम नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर वो बेशक ऑफिस बेस्ड वर्क ही क्यों ना हो, वो क्लार्क ही क्यों ना हो, वो बाबू ही क्यों ना हो, आप अग्री करेंगे कि भाई अगर वो सही मानों में अपना काम कर रहा है, क्लियर, सही मानों में, वो चाहे वो कोई शॉपकीपर ही क्यों नहीं है, कोई ऑफिस बॉय ही क्यों नहीं है, सही मानों में अपना काम कर रहा है, ही कैन मेक हिज ओन मार्क। क्लियर? ही इज़ देयर विद हिज ओन डिग्निटी जी। am I clear up till here जी?